नमस्कार साथियों, मैं आरोही कश्यप अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आज अपने उपन्यास विधा में दूसरी कहानी जो है उसका प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में दो ही ऐसे रिश्ते हैं जो निस्वार्थ होते हैं। एक माँ का, जिससे किसी की तुलना ही नहीं है, और दूसरा है एक मित्र, और ऐसा मित्र जो सच्चा हो और ईमानदार हो। तो आइए इसी मित्रता और संगति पर आधारित उपन्यास की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है परीक्षा गुरु। और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास जी। इस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, मैं आपसे बहुत साहित्यिक भाषा में बात नहीं करूंगी। मेरा मानना है जो भाषा सरलता से सभी ग्रहण कर लें वही श्रेष्ठ है। जैसा कि विद्यापति द्वारा कहा गया है, उनका एक कथन है और आशा है आप सबने पढ़ा होगा कि देसिल बैना सब जन मिठा। मतलब जो अपनी भाषा होती है ना, जो देसी भाषा होती है, वो सबको प्रिय होती है, सबको अच्छी लगती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं अपनी आज की कहानी। इस उपन्यास में बहुत ज़्यादा पात्र भी नहीं है और कहानी भी बहुत लंबी नहीं है, पर हाँ ये उद्देश्यपूर्ण है और एक उपदेश देती है, प्रभावित करती है ये कहानी। तो चलिए पहले मैं लाला श्रीनिवास दास जी, जिन्होंने इस उपन्यास की रचना की है, उनके बारे में बता दूं। लाला श्रीनिवास दास जी का जन्म जो है वो सन 1850 ईस्वी में मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ है। और इनका निधन जो है वो 1907 ईस्वी में हो गया। ये हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं के बहुत बड़े जानकार थे। समान अधिकार सब पे इनको था। श्रीनिवास दास जी को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास लिखने का गौरव भी प्राप्त है। उपन्यास के अतिरिक्त नाटक विधा के क्षेत्र में भी उन्हें भरपूर ख्याति मिली है। उनकी भाषा शैली पर अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। लाला जी भारतेंदु युगीन हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन थे। अब आइए इनकी कृतियों के बारे में जान लेते हैं। इनकी जो दो महत्वपूर्ण विधाएं थीं, वो एक उपन्यास विधा थी और एक नाटक विधा थी। उपन्यास परीक्षा गुरु, जो एक मील का पत्थर साबित हुआ, प्रथम मौलिक उपन्यास का उसको श्रेय दिया जाता है। और नाटक में जो है इन्होंने प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर इन्होंने लिखा है, जिसमें कि संयोगिता स्वयंवर काफ़ी विख्यात रहा है। अब आइए इसके पात्रों के बारे में जान लेते हैं। इसका जो मुख्य पात्र है, जिस पर ये कहानी आधारित है, उनका नाम है लाला मदन मोहन, जो कि एक दिल्ली के कारोबारी हैं और साहूकार हैं। मतलब अच्छे धनाढ्य वर्ग से संबंध रखते हैं, बहुत बड़े व्यापारी कारोबारी हैं। दूसरा जो इसमें पात्र चरित्र है वो है ब्रज किशोर। ब्रज किशोर मदन मोहन का सच्चा मित्र है, बहुत बुद्धिमान है और पेशे से ये एक वकील हैं। इसके अतिरिक्त जो और इनके जो पात्र चरित्र दिखते हैं वो है चुन्नीलाल, शंभू दयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास। ये चारों जो हैं ये वही लोग हैं जो मदन मोहन की ज़िंदगी में भूचाल ला देते हैं। मतलब मदन मोहन के मित्र बन करके उनसे छल करते हैं, उनकी चाटुकारिता करके हमेशा अपना हित देखते हैं और उन्हें समय समय पे मित्रता का दम, मतलब छल पूर्वक जो है, मित्रता के नाम पे छल पूर्वक उनसे पैसे ऐंठते हैं, उन्हें गलत संगत में ले जाते हैं। तो ये लोग हैं। अब आइए इसकी कथा वस्तु जान लेते हैं। इसमें लेखक ने कई सारी महत्वपूर्ण बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। जैसे इन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये बताया है कि संगति का प्रभाव क्या होता है। अगर आप अच्छी संगति में रहते हो
तो आप बहुत आगे जाते हो, और अगर वही बुरी संगति है तो वो आपको हर मुसीबत से आपको घेर के रख देती है, मतलब आपको न जाने कितनी मुश्किलों में ले जाती है। और फिर उसका परिणाम क्या होता है, इसमें ये भी बताया गया है कि पश्चिमी सभ्यता का आकर्षण जो होता है वो इंसान को कितना दम्भी बना देता है, फिजूल खर्ची बना देता है। इंसान अपने जीवन स्तर को दिखाने के लिए, अपनी प्रभुता को, अपनी संपन्नता को, अपने वैभव को दिखाने के लिए कितने झूठे जो है आडंबर रचता है। ये सारी चीज़ें भी इसमें दिखाई गई हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये बताया गया है कि विपत्ति में ही दोस्त और दुश्मनों की पहचान होती है। मतलब जब हमारे ऊपर, हमारे जीवन पे कोई मुश्किल आती है, तभी ये वही समय होता है, परीक्षा का समय, जो कि हमारे दोस्त और दुश्मनों में भेद समझाता है। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है पूंजी का संरक्षण करना एवं देश हित और उसकी प्रगति के विषय में अग्रसर होना। मतलब हमें जो है पैसा बेवजह नहीं खर्च करना चाहिए, पैसे की हमें कीमत समझनी चाहिए, पैसे को जहाँ ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें, और पैसा बचा करके देश हित में होने वाले बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें हम अपना योगदान देकर अपने देश की तरक्की में हम शामिल हो सकते हैं। चलिए भाई, ये देखते हैं इसकी समीक्षा। परीक्षा गुरु एक शिक्षाप्रद उपन्यास है। ये बहुत अच्छा उपन्यास लिखा गया है श्रीनिवास दास जी के द्वारा। उस समय काल में जो परिस्थितियाँ चल रही थीं, और इसकी जो भाषा शैली है वो भी बहुत ही सरल है। तो बहुत कुछ इसमें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की गई हैं। इसके माध्यम से यह बताया गया है कि एक धनी व्यक्ति किस तरह से अपने चापलूस मित्रों की संगत में पड़कर अपना सर्वस्व खो देता है और अंततः जेल भी पहुंच जाता है, किंतु अपने एक सच्चे और ईमानदार मित्र की सहायता से अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पाता है। परीक्षा गुरु उपन्यास में दिल्ली के एक कल्पित धनी एवं संपन्न व्यक्ति की कहानी है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसका जो मुख्य पात्र है मदन मोहन, उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। जैसे कि इस युग के कुछ अन्य उपन्यासों के विषय में कहा गया है, इस उपन्यास में भी प्रत्येक प्रकरण के आरंभ, मध्य एवं अंत में भी कहीं कहीं विविध पद्य उद्धरण, नीति काव्य या सूक्ति रूप में कुछ गद्य उद्धरण दिए गए हैं। मतलब उपन्यास को, इस कहानी को थोड़ा रोचक बनाने के लिए बीच बीच में लाला श्रीनिवास दास जी ने कुछ नीतिपरक बातों का इसमें समावेश किया है। उन्होंने हितोपदेश से, कुछ बायरन की कविताओं से, मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे उद्धरण लिए हैं जिससे कि वो अपनी बातों को अच्छे से समझा सके। उपन्यास का आरंभ लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल तथा मास्टर शंभुदयाल का एक अंग्रेजी सौदागर से माल खरीदने से आरंभ होता है। इस उपन्यास में मुख्यतः 11 प्रकरण हैं। लाला श्रीनिवास दास जी ने स्वयं कहा है और उपन्यास के प्रारंभ में निवेदन स्वरूप लिखा है, अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, परंतु मेरे जान इस रीति से कोई नहीं लिखी गई। मेरे जान मतलब उनके जान भर में, मतलब जहाँ तक उनका नॉलेज जाता है, जहाँ तक उनकी समझ जाती है, उन्होंने इस रीत से अभी तक कोई उपन्यास नहीं पढ़ा था, इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। उन्होंने स्वयं कहा कि एक नई चाल की, नई रीति की जो है ये किताब है, तो उन्होंने इस बात को खुद स्वीकार किया है। अब चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ विशेष वाक्य कथन जो इस उपन्यास की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परीक्षा हुए बिना किसी को सच्चा मित्र भी नहीं कह सकता। जाहिर सी बात है, जब तक हम किसी को परखते नहीं हैं तब तक हम कैसे जान सकते हैं कि वो हमारे लिए हितकर है या अहितकर है। भले बुरे मनुष्यों की परीक्षा समय पाकर अपने आप हो जाएगी। जैसा कि कहा जाता है, वक्त बहुत
चीज़ों को सामने ला देता है। तो समय एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत कुछ दिखा जाती है, बहुत सारी सच्चाइयों से हमारा परिचय करा जाती है। ऊपर से दिखाने वाले लोग अपना निज स्वभाव छिपाकर सज्जन बनने के लिए सच्चे सज्जनों के स्वभाव की नकल करते हैं, परंतु परीक्षा के समय उनकी कलई तत्काल खुल जाती है। सभी जानते हैं आप लोग, ये जीवन अनुभव है कि बहुत से लोग आजकल, अधिकांश लोग यही करते हैं, ऊपर से वो बहुत अपना होने का नाटक करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है, जब हमें उनकी सही में सच में आवश्यकता पड़ती है, तो वो जो है मुंह फेर लेते हैं। जो बात 100 बार समझाने से समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है, और उसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। जैसा कि इस कहानी का जो शीर्षक है, परीक्षा गुरु। अब देखिए, ये बात उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दी है कि इस कहानी का शीर्षक उन्होंने क्यों दिया है। क्योंकि हम जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं, और जब तक कोई ऐसी बात नहीं हो जाती है जिससे कि उसकी कसौटी की परख हो जाए, तब तक हम उचित नहीं मानते हैं। तो एक परीक्षा ही ऐसी होती है जो हमें ये समझाती है, मतलब कौन सही है और कौन गलत है। तो गुरु कौन हुआ? वो परीक्षा हुई। विपद बराबर सुख नहीं। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक उक्ति दी है, विपद बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होए, इष्ट मित्र बंधु जिन्हें जाने परे सब कोए। मतलब अगर विपत्ति पड़ती है, विपत्ति जो होती है वो सुख के बराबर नहीं होती है, थोड़े दिन की होती है, और उसी समय जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे बहुत ही क्लोज हैं, उनके बारे में पता चल जाता है कि कौन अपना बंधु है, मित्र है, भाई है। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है। फिर उन्होंने एक दिया है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। मतलब जो धैर्य होता है, मतलब धीरज, जो आप पेशेंस रखते हो, धर्म, मित्र और नारी, ये 4 चीज़ ऐसी है, इनकी परख कब होती है? आपत्ति काल में। जब हम मुश्किलों के दौर से गुज़रते हैं, तभी सच में इनकी परख होती है। क्योंकि उस समय जितने झूठे और मक्कार लोग होते हैं ना, वो किनारा कर लेते हैं, और जो अपने होते हैं, जो हमारा वास्तव में हित चाहते हैं, वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो कहानी का उद्देश्य जो है वो बहुत ही मतलब सफल है। अब आइए आगे सुनते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास प्रायः कथा प्रधान होते थे, लेकिन जो परीक्षा गुरु है वो कथा प्रधान न होकर उद्देश्य प्रधान रचना है। ये आप अभी तक जो जितनी बातें आपने सुनी उससे स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें हर जगह कोई न कोई उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को समझाया भी जा रहा है। उपन्यास की भाषा सरल, संगठित और व्यवहारिक है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्लिष्टता नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन भाषा नहीं है कि लोगों के सर के ऊपर से निकल जाए। बहुत ही सरल भाषा में, और उस समय जो दिल्ली के आसपास जो बोली बोली जाती थी, उस बोली के अनुसार ही उन्होंने शब्दों का चयन किया है। लेखक अपने उपन्यास के पात्र चरित्रों द्वारा समाज को शिक्षा देने के उद्देश्य में पूर्ण सफल होते हैं। मतलब जो ये कहना चाह रहे हैं उस बारे में ये पूरी तरह से सफल होते हैं। अपने वाक्यों के बारे में, वाक्यों के आधार पर, अपनी जो कहानी गढ़ने की कला है उस आधार पर, जितने इनके पात्र चरित्र हैं, सटीक पात्र चरित्र द्वारा उन कार्यों के माध्यम से, उनके कार्यों के माध्यम से हमें जो है बहुत ही यथार्थपरक शिक्षा दी है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कहानी थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई है। अब मैं सारांश में बता देती हूँ। अभी मैंने जैसे बताया कि जो मदन मोहन है ये इसके मुख्य पात्र हैं। ये एक व्यापारी थे। इनके जो प्रिय मित्र थे और इनके सच्चे मित्र थे, उनका नाम ब्रज किशोर था, और कुछ ऐसे इनके मित्र थे जो केवल चाटुकारिता में और अपने उद्देश्य पूर्ति में लगे रहते थे, जिनमें चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास थे। आप यहाँ देख रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग थे यहाँ पे। अब क्या होता है, मतलब इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाए गए हैं। ये जो मदन मोहन थे ये पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, और पश्चिमीकरण के लिए इन्होंने बहुत सारे खर्चे किए। अपने घर को बहुत ही भव्य बनाने के लिए, दिखावा
वो भी इसमें दिखाया गया है कि अपने कपड़ों के माध्यम से, अपने जितने भी सामान है उसके माध्यम से, समाज में जो एक अपना रुतबा होता है उसके माध्यम से इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। और उस चक्कर में इन्होंने बहुत सारे अव्यय भी किए हैं। और इसके बाद इनके जो मित्र रहते हैं वो इनकी जो ये दूसरों की बातें जल्दी सुन लेते हैं, और जो इनकी दिखावे की प्रवृत्ति होती है, कुछ इनके जो दुर्गुण होते हैं उनका लाभ उठा करके वो इन्हें जुआ है, शराब है, मतलब जितने भी व्यसन होते हैं, जितने भी प्रकार के गलत कार्य होते हैं, सब पे इनको लिप्त करवा देते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब ये जो है एक केस में फंस करके ये जेल पहुंच जाते हैं। उस समय इनका जो सच्चा मित्र होता है ब्रज किशोर, वह इनकी तरफ से कोर्ट में केस इनका लड़ता है और इन्हें वहाँ से बरी करा लाता है, इन्हें उस सारी समस्याओं से निजात दिलवाता है। और इस प्रकार से ये कहानी जो है, ये उपन्यास जो है वहाँ पे ख़त्म होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वाचन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, अच्छे बुरे जो भी, जैसा भी आपको लगता हो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाले मेरे वीडियोस हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। सो स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।